हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल व रीतिकाल संबंधी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं और इस समय हम आधुनिक काल के प्रश्नों पर हैं। उसमें भी हम बहुत से प्रश्न देख चुके हैं। प्रगतिवाद तक के सारे प्रश्न हमने देख लिए हैं और इस समय हम लोग प्रयोगवाद के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं और उसमें भी 800 के ऊपर प्रश्न ऐसे हैं जिनका अभ्यास हम कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो भी चीजें समझाने योग्य हैं उन्हें समझा कर आपको पढ़ाया जाए। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी जहां तक हमने प्रश्न देख लिए थे उसके आगे शुरुआत करेंगे। हमने प्रश्न संख्या 890 तक देख लिया था। आखिरी प्रश्न जो था कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की कृति है, यहां तक देख लिया था, जो कि एक काव्य है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? दूधनाथ सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही या धर्मवीर भारती? तो जो मछली घर काव्य संग्रह है ये विजय देव नारायण शाही का है। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक विजय देव नारायण शाही हैं और इनके द्वारा रचित जो अन्य काव्य हैं वे हैं साखी, संवाद तुमसे आदि, जबकि लक्ष्मीकांत वर्मा ने अतुकांत, तीसरा पक्ष तथा धर्मवीर भारती ने अंधायुग, कनुप्रिया नामक काव्य संग्रह का संपादन किया है। अगला प्रश्न है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? जन्मदिन की धूप में, भूल गलती, एक स्वप्न कथा या ब्रह्म राक्षस? तो ये काव्य संग्रह जो इनका है चांद का मुंह टेढ़ा है, इसे बहुत बार आपको क्लास में दिखाया जा चुका है। इसमें जो भी कविताएं संकलित हैं उन्हें भी दिखाया जा चुका है। अगर आप पिछली क्लास बराबर ले रहे हैं और जुड़े हुए हैं सभी क्लासेस से, तो उसमें जो कविताएं हैं वो अभी तक आपको खूब अच्छे से रट गई होंगी कि कौन कौन सी कविताएं उस काव्य संग्रह में हैं और कौन सी नहीं है। तो पहला ही विकल्प सही है, जन्मदिन की धूप में, ये उनके संग्रह में नहीं है। इसके अतिरिक्त भूल गलती, ये तो पहली ही कविता है, एक स्वप्न कथा और ब्रह्म राक्षस, ये सभी कविताएं उसमें संकलित हैं। ये इनका बहुत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है, जो कि 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इससे बहुत से प्रश्न बनते हैं, जैसे कि इसकी भूमिका को लेकर के पिछली ही क्लास में हमने प्रश्न देखा था कि इसकी भूमिका किसने लिखी है और किस नाम से है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को याद होगा कि किसने लिखी है और किस नाम से है। अभी आगे आपको फिर दिखा दूंगी इसे। अगला प्रश्न है कि अज्ञे द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में निम्न कवित्रियां भी संकलित हैं। कौन कौन सी? शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी व सुमन पांडे, या शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे, या शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे, या शकुंत माथुर, कीर्ति चौधरी या होमवती देवी? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। अज्ञे द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 कवित्रियां शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे संकलित हैं। शकुंतला माथुर ये दूसरे तार सप्तक में तथा कीर्ति चौधरी तीसरे तार सप्तक में तथा सुमन राजे चौथे तार सप्तक में संकलित कवित्री हैं। यहाँ पर जो शकुंतला माथुर नाम दिया गया है, इसके स्थान पर जो शुद्ध नाम है वो शकुंत माथुर है, लेकिन यहाँ पर शकुंतला माथुर दिया गया है। बहुत सी जगह आपको ये शकुंतला माथुर नाम ही मिलेगा, तो इसमें आप भ्रमित मत होइएगा, शकुंतला माथुर लिखा हो या शकुंत माथुर लिखा हो। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया है? मार्क्सवाद ने, प्रगतिवाद ने, अस्तित्ववाद ने या छायावाद ने? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, अस्तित्ववाद। मार्क्सवाद के विषय में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि मार्क्सवाद कहाँ से जुड़ा हुआ है।
जब हम प्रगतिवाद पढ़ रहे थे तब हमने मार्क्सवाद को विस्तार से समझा था और वो किस तरह से उस काव्य में मिलता है ये भी देखा था। यहाँ पर अस्तित्ववाद की बात करते हैं। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि जो प्रयोगवादी कवि है वो क्षणवाद में विश्वास करता है, अर्थात प्रत्येक क्षण को जीने की बात करता है कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हमें उसे भरपूर जीना चाहिए और अगले क्षण का किसी को कुछ पता नहीं है। इसी तरह से प्रयोगवाद व्यक्ति विशेष की बात करता है, जैसे कि एक कविता आगे की हमने देखी थी, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। या आप आगे की उस कविता की बात कर सकते हैं, नदी के द्वीप, जिसमें व्यक्ति और समाज की बात होती है। व्यक्ति और जो समाज है वो कैसे आपस में एक दूसरे पर आश्रित है, इसकी बात होती है। और व्यक्ति जब खुद में विशेष होता है, खुद वो कुछ होता है, तभी वो समाज को कुछ समर्पित कर सकता है, कुछ दे सकता है। इसलिए व्यक्ति का सशक्त होना, व्यक्ति का सबल होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति को महत्व देता है, निजत्व को महत्व देता है, उसके अस्तित्व को महत्व देता है प्रयोगवाद। तो इसलिए प्रयोगवाद जो साहित्य है, प्रयोगवाद ने साहित्य में पहली बार जो व्यक्तिगत अस्मिता है, निजी व्यक्तित्व और निजता को बहुत महत्व दिया। इसमें क्षण को महत्व देकर जीवन को भरपूर ढंग से जीने की चाह है। प्रयोगवादी कवि वैयक्तिक प्रेम की सहज स्वीकृति पर बल देता है। अगला प्रश्न है कि फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। फंतासी या फैंटेसी जो कि हमें मुक्तिबोध के काव्य में मिलती है, जैसे कि उनकी कविता अंधेरे में, तो इसमें कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। पहला कि फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो यथार्थ सृष्टि है वो कुछ नहीं है, वो निषेध करना है सिर्फ इसलिए फैंटेसी का प्रयोग किया जाए, तो ऐसा नहीं है। ये पहला जो वक्तव्य है ये गलत है। चूंकि ये गलत है इसीलिए ये सही होगा, इसमें गलत वक्तव्य ही पूछा गया है। अगला जो है वो है कि फंतासी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है, तो सही है ये। तीसरा है कि फंतासी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है, तो ये भी बात सही है। कवि एक समानांतर संसार ही बना लेता है, इसका जो अवचेतन मन में आप कह सकते हैं, एक ऐसी सृष्टि की कल्पना कर लेता है जो वास्तव में है तो नहीं, लेकिन कवि का जो संसार है उसमें वो सृष्टि निर्मित हो जाती है। इसलिए फैंटेसी का जो प्रयोग है वो समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है, ये वक्तव्य बिल्कुल सही है। फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर विकल्प ए जो था वो गलत था। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था। विपात्र को, एक साहित्यिक डायरी को, चांद का मुंह टेढ़ा है या भारत इतिहास और संस्कृति को। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, भारत इतिहास और संस्कृति। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति जो है इसे प्रतिबंधित किया गया था। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था, जिसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। और इस पुस्तक की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा था कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में न अटक कर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ पर अंकित किया है, ये उन्होंने भूमिका में लिखा था। तो ध्यान रखिएगा कि किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था या कौन सी पुस्तक रही मुक्तिबोध जी की जो विवादित रही, तो भारत इतिहास और संस्कृति। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रियंवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है। तो आप लोगों ने निश्चित रूप से असाध्य वीणा कविता पढ़ी होगी। आ गए प्रियंवद केश कंबली, ये पंक्ति आपको याद होगी। तो जैसे ही प्रियंवद शब्द देखा तो ये किसकी है, असाध्य वीणा, असाध्य वीणा से संबंधित है। अन्य विकल्प हैं प्रलय की छाया, ब्रह्म राक्षस और कामायनी। अज्ञे द्वारा रचित असाध्य वीणा का पात्र है प्रियंवद। प्रियंवद वही है जो वीणा को साध लेते हैं और वीणा जिनसे बजती है।
अज्ञे की अन्य कविताएं हैं कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौंदे हुए आदि। जबकि ब्रह्म राक्षस, मुक्ति बोध द्वारा तथा प्रलय की छाया और कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? प्रगतिवाद से, यथार्थवाद से, छायावाद से या प्रयोगवाद से? तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, प्रयोगवाद। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। जैसे कि आपको बताया था, प्रपत्तिवाद और प्रयोगवाद में जो मुख्य अंतर है वो यही है। प्रपत्तिवाद प्रयोग को अपना साध्य मानता है, अर्थात उसका लक्ष्य है कि उसे प्रयोग करना है, जबकि प्रयोगवाद ऐसा नहीं मानता है। प्रयोगवाद ने प्रयोग को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया है, प्रयोग करना उसका इष्ट नहीं है। ये बात आपको पहले भी विस्तार से समझाई गई है। तो उक्त कथन प्रयोगवाद से संबंधित है। यह कथन अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं, जिनका विवरण है निम्न प्रकार से है। अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर व भारत भूषण अग्रवाल। चूंकि यहाँ पर तार सप्तक की बात हो रही है तो एक बार फटाफट इसे आप दोहरा लीजिए कि कौन सा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। तार सप्तक जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उसके बाद दूसरा सप्तक आया जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तीसरा सप्तक आया जो कि 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और चौथा सप्तक आया जो कि 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि जो भी तथ्य आपके सामने आता है या कोई भी शब्द आपके सामने आता है, उससे जुड़ी हुई जो भी बातें आपको पता हैं, तुरंत आपके मस्तिष्क में वे बातें आ जानी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो चीजें हमने पिछली पढ़ी थी वो फिर से उनका अभ्यास हो जाता है और वो चीजें दृढ़ हो जाती हैं। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे चीजों का बार बार, तो आपके पढ़ने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि चीजें याद तभी रहती हैं जब हम उनका अभ्यास करते हैं। ऐसे आपने कोई चीज एक बार पढ़ी तो निश्चित है कि वो कुछ समय बाद आपके मस्तिष्क से उतर जाएगी, आप भूल जाएंगे उसे। लेकिन अगर आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो कुछ ही समय में वो आपको इतने अच्छे से याद हो जाएगी, फिर आपको अभ्यास की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। इसलिए बहुत सचेत होकर के और बहुत जागरूकता के साथ अभ्यास करिए, जिससे आपको फिर से इसका अभ्यास ना करना पड़े, इतने अच्छे से कर लीजिए। ये सोच करके आपको करना है कि बस इसके बाद आपको परीक्षा देनी है, तो उसी तरह से पढ़िए। अगला प्रश्न है कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है? तो समझ ही गए होंगे आप, तार सप्तक। तार सप्तक में ही 7 कवि संग्रहित किए गए थे और उनकी जो रचनाएं हैं, तो जो विकल्प है वो है पहला तार सप्तक, दूसरा विकल्प है प्रथम तार सप्तक, तीसरा विकल्प है तार सप्तक और चौथा विकल्प है तार सप्तक। इस बात को पिछली किसी क्लास में आपको विस्तार से समझाया गया है कि किस तरह से इसमें देखिए 3 नाम गलत दिए गए हैं। इस तरह का प्रश्न बहुत बनता है कि जो सबसे पहले जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ था उसका नाम है तार सप्तक, आपको बताया था उसका नाम तार सप्तक है, और भ्रमित करने के लिए लिख दिया जाता है प्रथम तार सप्तक, जबकि प्रथम तार सप्तक नाम जो है ये बिल्कुल गलत है। सही नाम है तार सप्तक। ना तो पहला तार सप्तक सही है, ना प्रथम तार सप्तक सही है, और यहाँ पे तो सा के स्थान पर शा रखा गया है, तो ये भी गलत है। और चौथा अर्थात तार सप्तक बिल्कुल सही है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि तार सप्तक शब्द सही है, अन्य जो है वो गलत हैं। पहला तार सप्तक या प्रथम तार सप्तक नाम से कोई सप्तक प्रकाशित नहीं हुआ था। तो इसमें जो सम्मिलित कवि हैं वे हैं रामविलास शर्मा अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे बलवंत व नेमिचंद्र जैन। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ? तो प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था।
जैसा कि आपको बताया था कि छायावाद का जो समय रहा उसके बाद, छायावाद के बाद का जो समय रहा वो प्रगतिवाद कहलाया, और प्रगतिवाद के बाद जो समय आया वो प्रयोगवाद कहलाया। तो छायावाद के बाद चूंकि प्रगतिवाद आता है, तो इसी से आप इसे समझ सकते हैं कि छायावाद और प्रगतिवाद में जो रूढ़ियां थी उसकी ही प्रतिक्रिया होगी प्रयोगवाद। तो यहाँ पे प्रश्न है कि प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? तो प्रगतिवाद, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है प्रतीकवाद, रीतिकाल व भक्तिकाल। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। सन 1918 से 1936 के कालखंड को छायावाद के नाम से, सन 1936 से 1943 तक के कालखंड को प्रगतिवाद के नाम से, और 1943 से 1953 तक का जो कालखंड था उसे हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? पहला तार सप्तक में, दूसरा तार सप्तक में, तीसरा सप्तक में या चौथा सप्तक में? तो भवानी प्रसाद मिश्र दूसरा सप्तक के कवि हैं, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे भी देखिए गलत नाम दे दिया गया है, पहला तार सप्तक, जबकि पहला तार सप्तक नाम का कोई सप्तक है ही नहीं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं दूसरा सप्तक में संग्रहित हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनकी जो चर्चित कविताएं हैं वे है कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोस इत्यादि। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सी काव्य कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? नाश और निर्माण, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना या बुनी हुई रस्सी? तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी जो रचना है ये गिरजा कुमार माथुर की नहीं है, बल्कि ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। जब हमने भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं पढ़ी थी तब भी देखा था, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। बुनी हुई रस्सी गिरजा कुमार माथुर की रचना नहीं है, यह कृति भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। जबकि नाश और निर्माण, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प इत्यादि रचनाएं गिरजा कुमार माथुर की काव्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न है कि धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? राधा के नवीन रूप का, सीता का दुख, मीरा का या रसिक प्रिया? तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, राधा के नवीन रूप का वर्णन है। कनुप्रिया अर्थात राधा, कनु यहाँ पर कृष्ण जी को कहा गया है और कनु की प्रिया अर्थात राधा। यहाँ पर जो कि धर्मवीर भारती की रचना है कनुप्रिया, इसमें उन्होंने राधा के बिल्कुल नवीन रूप का वर्णन किया है। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में राधा के नवीन रूप का वर्णन है। इस काव्य में राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष व देशांतर इत्यादि। अगला प्रश्न है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का। पहला ही विकल्प बिल्कुल सही होगा। ये बात अज्ञे जी ने कही थी कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कि हमें कवितावादी कहना। अन्य विकल्प हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, लक्ष्मीकांत वर्मा व कुंवर नारायण। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में कहा है। इसी तरह से उन्होंने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है और ये भी कथन बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि राहों का अन्वेषी उन्होंने अपने तार सप्तक में कहा है प्रयोगवादी कवियों को, और वहीं ये कथन दूसरा सप्तक से लिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता और पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? नागार्जुन की, मुक्तिबोध की, त्रिलोचन शास्त्री की या सुदामा पांडे धूमिल की? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, मुक्तिबोध की हैं ये। उपर्युक्त पंक्ति प्रयोगवादी कवि मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता से ली गई है। अगर आपने अंधेरे में कविता पढ़ी होगी तो आप इसे तुरंत पहचान गए होंगे। कोई भी कविता या निबंध इत्यादि, बार बार कहती हूं आपसे, आपके पाठ्यक्रम में यदि कोई भी कविता, कोई उपन्यास या कोई निबंध लगा हुआ है तो उसका मूल पाठ तो आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर अंधेरे में कविता आपके पाठ्यक्रम में है तो उसे जरूर एक बार उसका मूल पाठ पूरा पढ़िए।
ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी का संग्रह है, काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, जिसमें अंधेरे में कविता संकलित है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये वहीं से ली गई हैं, अंधेरे में कविता से। ये दिखा देती हूं आपको। ये कविता है अंधेरे में, जो कि यहां से शुरू हो रही है। ये जो कि लंबी कविता है, अंधेरे में काफी लंबी कविता है और लंबी कविता में ही आती है। यहां से शुरू होती है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे, लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। उसी का एक अंश है। यहां से कुछ पंक्तियां उठा ली गई हैं कि कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता और पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वातंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता, मुक्ति के मन को जन को। तो यहां तक ये पंक्तियां ली गई हैं और पूछा गया है कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये अंधेरे में कविता से ली गई हैं और अगर आपने कविता पढ़ी होगी तो आप तुरंत पहचान भी जाएंगे कि ये अंधेरे में कविता से लिया गया है ये अंश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, भूरी भूरी खाक धूल और इत्यलम। तो अभी हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध जी के 2 काव्य संग्रह इतने बार पढ़ चुके हैं कि रट गए हैं बिल्कुल। एक चांद का मुंह टेढ़ा है और एक दूसरा भूरी भूरी खाक धूल। चांद का मुंह टेढ़ा है जो कि 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और भूरी भूरी खाक धूल जो है ये 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चूंकि ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है इसलिए ये अज्ञे का नहीं हो सकता, इसलिए विकल्प भी बिल्कुल सही है। अन्य जो विकल्प है, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये और इत्यलम, ये सभी अज्ञे के ही हैं। शेष सभी अर्थात हरी घास पर क्षण भर जो कि 1949 ईस्वी में आया, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये जो कि 1957 में आया, इत्यलम 1946 में, ये अज्ञे के काव्य संग्रह हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं भग्नदूत, चिंता, बावरा अहिरी, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है मछली घर, उत्सवा, धूप के धान या हाशिए का गवाह? तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, हाशिए का गवाह। ये कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। कुंवर नारायण के जो अन्य काव्य संग्रह हैं वो इस तरह से हैं। आत्मजयी, ये भी इनका बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने कठोपनिषद का जो नचिकेता का जो कथा है नचिकेता की, उसे आधार बना करके इन्होंने ये लिखा है, बहुत प्रसिद्ध है आत्मजयी। परिवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, वाजश्रवा के बहाने और हाशिए का गवाह, ये सभी कुंवर नारायण के हैं। विजय देव नारायण शाही के हैं साखी, मछली घर व संवाद तुमसे। नरेश मेहता के हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी, आख्या व प्रार्थना पुरुष। ये नरेश मेहता के काव्य संग्रह हैं। आगे देखते हैं, गिरजा कुमार माथुर जी के कुछ प्रसिद्ध काव्य संग्रह जो हैं वो दिए गए हैं। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान तथा पृथ्वी कल्प। ये गिरजा कुमार माथुर जी के हैं। गिरजा कुमार माथुर जी का भी ये नाश और निर्माण बहुत बार पूछा जाता है। मंजीर, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी कल्प, ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया या हरी घास पर क्षण भर। तो अभी अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा, पीछे वाले पृष्ठ पे जो प्रश्न था कि हरी घास पर क्षण भर ये अज्ञे क्या है, तो इसलिए ये धर्मवीर भारती का नहीं हो सकता। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर आदि धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं, जबकि भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, बावरा अहिरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, सुनहले शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक छाया,
ऐसा कोई घर आपने देखा है आदि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के काव्य संग्रह हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? अमृता भारती, कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर या सुमन राजे? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, शकुंतला माथुर। सन 1951 में प्रकाशित जो दूसरा सप्तक है उसके संपादक अज्ञे जी हैं और अज्ञे के सप्तक के अंतर्गत अज्ञे ने 7 कवियों को शामिल किया। दूसरे सप्तक में जो संकलित कवि हैं वे हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती व रघुवीर सहाय। अतः शकुंत माथुर, जिनका नाम शकुंतला माथुर दिया गया है, दूसरे सप्तक की कवित्री हैं, जबकि कीर्ति चौधरी 1959 में प्रकाशित तीसरे सप्तक की कवित्री हैं और सुमन राजे 1979 में प्रकाशित चौथे सप्तक की कवि हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये शकुंत माथुर और शकुंतला माथुर में भ्रमित मत होइएगा। वैसे शुद्ध जो है वो शकुंत माथुर है, लेकिन शकुंतला माथुर भी दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है, उसे लगाना है। इस तरह के प्रश्न बार बार आपको बताती हूँ कि जो नेट की परीक्षा है उसमें बहुत पूछे जाते हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि अनुक्रम जो है वो पूछा जाता है। तो इसलिए सन याद करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहला ही विकल्प सही होगा। सबसे पहले आत्महत्या के विरुद्ध, उसके बाद हंसो हंसो जल्दी हंसो, उसके बाद लोग भूल गए हैं और उसके बाद आएगा कुछ पते कुछ चिट्ठियां। ये सभी रघुवीर सहाय जी की कृतियां हैं। सीढ़ियों पर धूप में जो कि 1960 में प्रकाशित हुई थी, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में, लोग भूल गए हैं 1982 में और कुछ पते कुछ चिट्ठियां ये 1979 में आया था और उसके बाद आएगा एक समय था इत्यादि। अगला प्रश्न है घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद जो है ये प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है। अभी हम लोग प्रयोगवाद पे चर्चा कर रहे थे, तब हमने कहा था कि वो व्यक्ति को बहुत महत्व देता है। तो यहाँ पर जो घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद की बात है ये प्रयोगवाद से जुड़ी हुई है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है छायावाद, प्रगतिवाद व इनमें से कोई नहीं। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवादी धारा की प्रवृत्ति है। आदर्श के स्थान पर यथार्थ में निहित व्यंग और विद्रूप को प्रयोगवाद अधिक प्रकट करता है। प्रयोगवादी कविता में कवियों की मानसिकता की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध के अभूतपूर्व नरसंहार से उत्पन्न सभी प्रकार के आदर्शों से मोह भंग का बोध है। अस्तित्ववादी चिंतन में घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद का भाव लेकर साहित्य सर्जना की गई है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से करना है। दिए गए कूट से सही उत्तर हमें चुनना है। तो देखते हैं, इत्यलम जो है वो अज्ञे जी की रचना है, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का है, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र जी का है और संशय की एक रात नरेश मेहता जी की कृति है। इन पे हम विस्तार से बहुत चर्चा कर चुके हैं। संशय की एक रात में आपको बताया था प्रभु श्री रामचंद्र जी युद्ध से पहले जो उनके मन में संशय है युद्ध को लेकर के, उसकी चर्चा की गई है और इस पूरी कथा को 4 सर्गों में या 4 चरणों में कह सकते हैं बांटा गया है और उन चारों सर्गों के जो नाम हैं वो भी बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। वे चारों आपको बताए जा चुके हैं पिछली क्लास में। इसी तरह से गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र जी की बहुत प्रसिद्ध कविता है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा भी बहुत प्रसिद्ध है और अज्ञे का इत्यलम। तो इसके अनुसार विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो तार सप्तक में है। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प हैं दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक व चौथा सप्तक। क्योंकि प्रयोगवाद की शुरुआत तार सप्तक से मानी जाती है और उन्होंने अज्ञे जी ने इस बात को स्पष्ट लिखा भी है तार सप्तक की भूमिका में। प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है, इसलिए विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। प्रयोगवादी कवियों की जो रचनाएं हैं वो तार सप्तक में संग्रहित हैं। हिंदी में प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है वो 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक के कवि हैं नेमीचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञे, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे।
प्रयोगवादी कवि कविता में प्रयोग करने में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है जिसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियां हैं, राष्ट्र गीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जो उपर्युक्त पंक्तियां हैं ये रघुवीर सहाय जी की हैं। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं रघुवीर सहाय जी की ये पंक्तियां। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है नागार्जुन, केदारनाथ सिंह व दिनकर। उपर्युक्त पंक्तियां रघुवीर सहाय की अधिनायक कविता की हैं। रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह जैसे कवि सामाजिक यथार्थ की ओर उन्मुख हुए। सामान्य से सामान्य एवं परिचित से परिचित स्थिति में कुछ ऐसा देख लेना कि वह पहली बार में ही मार्मिक लगे, रघुवीर सहाय की अचूक क्षमता है, लेकिन इस क्षमता का उपयोग वे अधिकांशतः मन की गहरी परतों को उघाड़ने या व्यंग विनोद में ही करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अरि ओ करुणा प्रभा में अज्ञे की कृति है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर, अभी हम गिरजा कुमार माथुर जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उन्हें पढ़ रहे थे। मंजीर, शिलापंख चमकीले, धूप के धान इत्यादि। तो धूप के धान किसकी है? गिरजा कुमार माथुर जी की है। भवानी प्रसाद मिश्र जी का है खुशबू के शिलालेख। और चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध। ये तो आप लोगों को इतने बार दिखा चुकी हूँ कि आशा करती हूँ कि आप जैसे ही देखते होंगे चांद का मुंह टेढ़ा है तो तुरंत उस पुस्तक का बिंब आपके सम्मुख आ जाता होगा, क्योंकि बार बार क्लास में हम देख रहे हैं चूंकि उसका जो संकलन में जो कविताएं संकलित हैं वो बार बार प्रश्न में आ रही हैं और अभी आगे भी और आएंगी। बहुत महत्वपूर्ण है उस संग्रह की एक एक कविता। तो मुक्तिबोध का चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके अनुसार विकल्प बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, रूपांबरा किसकी रचना है? अज्ञे की, नेमीचंद्र जैन की, मुक्तिबोध की या भारत भूषण अग्रवाल की? तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, अज्ञे। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वे हैं आंगन के पार द्वार, इत्यलम व भग्नदूत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प व चांद का मुंह टेढ़ा है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है चूंकि हम देख चुके हैं किसकी है, मुक्तिबोध जी की है और बहुत बार देख चुके हैं, भूलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो चूंकि ये मुक्तिबोध जी की है इसलिए गिरजा कुमार माथुर जी की नहीं हो सकती। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। नाश और निर्माण, पृथ्वी कल्प, धूप के धान ये सभी गिरजा कुमार माथुर जी की हैं और अभी अभी हमने देखे भी थे। चांद का मुंह टेढ़ा है कृति गिरजा कुमार माथुर जी की नहीं है। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना मन, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान तथा पृथ्वी कल्प आदि प्रमुख प्रयोगवादी तथा तार सप्तक के कवि गिरजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह हैं, जबकि चांद का मुंह टेढ़ा है तथा भूरी भूरी खाक धूल नामक काव्य संग्रह प्रमुख प्रयोगवादी तथा तार सप्तक के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? महाप्रस्थान पर, वन पाखी सुनो पर, संपूर्ण रचना कर्म पर या संशय की एक रात पर? तो विकल्प बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। नरेश मेहता जी को उनके संपूर्ण रचना कर्म पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, न कि किसी एक रचना पर। सन 1992 में नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए दिया गया है, न कि किसी रचना विशेष के लिए। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वन पाखी सुनो, प्रार्थना पुरुष, महाप्रस्थान, बोलने दो चीड़ को, देखना एक दिन और आख्या आदि। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभा में, सीढ़ियों पर धूप या आंगन के पार द्वार? तो ये सारी रचनाएं हम देख रहे हैं कि अज्ञे जी की हैं। हरी घास पर क्षण भर पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, अरि ओ करुणा प्रभा में और आंगन के पार द्वार। जबकि सीढ़ियों पर धूप ये अज्ञे जी का नहीं है, ये रघुवीर सहाय जी का काव्य संग्रह है। रघुवीर सहाय जी के जो अन्य काव्य संग्रह हैं वे हैं आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं और हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, बावरा अहरी जो इत्यादि रचनाएं हैं ये अज्ञे जी की हैं। यहाँ पर सीढ़ियों पर धूप अशुद्ध है, जबकि रघुवीर सहाय जी की कृति
जो है उसका नाम है सीढ़ियों पर धूप में। अगला प्रश्न है कि नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कौन है? जगदीश गुप्त, नरेश मेहता और अग्गे, या नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, या नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नागार्जुन, या नरेश मेहता, केसरी कुमार और निर्मल वर्मा। तो इसे भी हम विस्तार से समझ चुके हैं कि जो नकेन शब्द है इसका एक एक वर्ण, एक एक कवि के नाम का जो प्रथम अक्षर है उससे लिया गया है। न से नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और न से नरेश। ये तीनों ही कवि बिहार के हैं और उन तीनों कवियों के नाम के प्रथम वर्ण को लेकर के नकेन शब्द का निर्माण किया गया है। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार व नरेश हैं। प्रपत्तिवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के तीनों कवियों के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। प्रपत्तिवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपत्ति संकलन से किया। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन या रघुवीर सहाय। तो तार सप्तक में रघुवीर सहाय जी नहीं है। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। तार सप्तक अर्थात जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, सबसे पहले जो आया था। हिंदी प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ इसी संग्रह से होता है। तार सप्तक में मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे तथा अग्गी की रचनाएं संकलित हैं। रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसके कवि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? पेशोला की प्रतिध्वनि, राम की शक्ति पूजा, अंधेरे में या साध्य वीणा। तो इसे तो हम लोग चूंकि बार बार देख चुके हैं, बार बार देख रहे हैं, कितनी ही क्लास में देख चुके हैं। और अभी हमने पिछले ही किसी प्रश्न में अंधेरे में कविता की जो पंक्तियां कुछ आई थी कि कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज बदल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, इत्यादि जो पंक्तियां थी वह अंधेरे में कविता की थी और अभी हमने देखी। तो ये तो हमें खूब अच्छे से याद है कि अंधेरे में कविता किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। और किस काव्य संग्रह में वो संकलित है? तो वो संकलित है चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है कब प्रकाशित हुआ? 1964 ईस्वी में। इसके अतिरिक्त इनका दूसरा कौन सा काव्य संग्रह है? तो भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल कब प्रकाशित हुआ? तो 1980 ईस्वी में। ये सारी बातें आपको याद है, बस अभ्यास की आवश्यकता है। जितने बार आप अभ्यास करेंगे चीजें आपको रट जाएंगी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? महाप्रस्थान, कनुप्रिया, उर्वशी व अमन का राग। तो पूछा गया है पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। तो महाप्रस्थान है, कनुप्रिया भी है, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कनुप्रिया में राधा का वर्णन है। नाम से ही स्पष्ट है, कनु अर्थात कृष्ण और कनु की प्रिया अर्थात राधा। तो राधा कृष्ण जी का जो पौराणिक आख्यान है उससे ही लिया गया है। उर्वशी में पुरुरवा और उर्वशी के पौराणिक आख्यान से कथा को लिया गया है। जबकि अमन का राग जो कविता है ये किसी पौराणिक आख्यान से नहीं ली गई है। ये एक लंबी कविता है शमशेर बहादुर सिंह जी की, जिसकी कुछ पंक्तियां हैं कि सच्चाइयां ऐसे शुरू होता है, जो गंगा के गोमुख से मोती की तरह बिखरती रहती है, हिमालय की बर्फीली चोटी पर चांदी के उन्मुक्त नाचते परों में झिलमिलाती रहती है। इस तरह से शुरुआत होती है अमन का राग। ये कविता है, इसमें कोई पौराणिक आख्यान नहीं है। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, अमन का राग। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह जी की लंबी कविता है, जबकि महाप्रस्थान नरेश मेहता की, उर्वशी दिनकर की और वहीं कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रबंध काव्य है जो पौराणिक कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न है रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? ये बहुत भ्रमित कर देने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये जो चारों कविताएं हैं, मेरे सहचर मित्र, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, अंधेरे में और मुझे पुकारती हुई पुकार, ये चारों कविताएं आपको उनका जो संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है उसमें मिल जाएगी। आपको एक बार दिखा भी देती हूँ और बहुत बार आपको दिखाया भी गया है, और जितने बार आप इन सभी कविताओं को देख लें उतना ही अच्छा है।
इन कविताओं से मैं देख रही हूँ बार बार विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि कितने बार इन कविताओं से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अर्थात ये जो संग्रह आपके सामने रखा हुआ है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये प्रत्येक दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कहीं से भी और किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से आप इसकी जो संकेतिका है इसे देख लीजिए। सबसे पहली चीज ये भी प्रश्न पूछा गया था कि इसकी भूमिका किसने लिखी है और किस नाम से है, तो शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखी है और एक विलक्षण प्रतिभा नाम से लिखी है, तो ये बात भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं। तो भूल गलती, पता नहीं, ब्रह्म राक्षस, दिमागी गुहा, अंधकार का औरांग ओटांग, लकड़ी का बना रावण, चांद का मुंह टेढ़ा है, डूबता चांद कब डूबेगा, एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन, मुझे पुकारती हुई पुकार, मुझे कदम कदम पर, मुझे याद आते हैं, मुझे मालूम नहीं, मेरे लोग, मेरे सहचर मित्र, मैं तुम लोगों से दूर हूं, कल जो हमने चर्चा की थी, एक अंतः कथा, एक अरूप शून्य के प्रति, ओ काव्यात्मन फणिधर, नक्षत्र खंड, चकमक की चिंगारियां, शून्य, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, एक स्वप्न कथा, अंतःकरण का आयतन, इस चौड़े ऊंचे टीले पर और चंबल की घाटी में व अंधेरे में। ये सारे नाम जो भी आपके सामने पढ़े बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं में से 4 कविताओं को विकल्प में रख दिया गया है। अब वो 4 कविताएं कौन कौन सी हैं, तो मुझे पुकारती हुई पुकार, मेरे सहचर मित्र और एक इस चौड़े ऊंचे टीले पर और एक अंधेरे में। और प्रश्न पूछा गया है कि रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है। जबकि आप देखेंगे तो सभी में आपको एक रहस्य पुरुष मिलेगा, चाहे आप मुझे पुकारती हुई पुकार में देखें या मेरे सहचर मित्र में। आपको एक अंश दिखा देती हूँ, 110 पृष्ठ संख्या पर है, क्योंकि मुक्तिबोध की इन सभी कविताओं में कहीं ना कहीं वो पुरुष जो है, एक रहस्य पुरुष, उसकी झलक आपको मिलेगी। इसमें देखिए, मेरे सहचर मित्र, जिंदगी के फूटे घुटनों से बहती रक्त धार का जिक्र न कर, क्यों चढ़ा स्वयं के कंधों पर, यूं खड़ा किया नभ को छूने मुझको तुमने। इसके आगे जब आप देखेंगे तो आपको इसमें एक रहस्य पुरुष जो है वो मिलेगा। ये देखिए, फिर बादल में मानव मुख रेखा, ऊर्ध्वस्वल भव्याकृति, स्वेदायित रक्तांकित मुखमंडल, धीरे धीरे आ मेरे इतने निकट की वह, आंखों पर झुकता आता है, इतना समीप झुकता कि त्वचा की रेखाएं। अब ये सारी जो चर्चा हो रही है ये उसी रहस्य पुरुष की हो रही है। इसके अतिरिक्त अन्य जो आप देखेंगे, मेरे सहचर मित्र, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हुई पुकार, इन सभी में आपको रहस्य पुरुष मिलेगा। यहाँ तक कि अंधेरे में कविता में भी उन्होंने एक पुरुष की बात की है। हाँ, बस इसलिए कि उसमें उन्होंने एक प्रश्न कर दिया है कि क्या तुम मनु, या उन्होंने एक जगह पर यह भी कहा है कि वो मेरी अभिव्यक्ति है जो कभी मैं अभिव्यक्त नहीं कर सका, एक परम अभिव्यक्ति अनिवार्य, इस तरह से भी किया है। तो संभवतः इसलिए यहाँ पर विकल्प बी को सही माना गया है अंधेरे में, जबकि अंधेरे में कविता में भी इस तरह का पुरुष आपको मिलेगा। तो आयोग ने यहाँ पर अंधेरे में कविता को सही माना है, तो विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्यकृति है? लीलाधर जगूड़ी की, अरुण कमल की, ज्ञानेंद्रपति की, केदारनाथ सिंह की। तो किसकी है इनमें से? तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, केदारनाथ सिंह की। टॉलस्टॉय और साइकिल केदारनाथ सिंह की रचना है। इनके द्वारा रचित अन्य जो रचनाएं हैं वे बाघ, यहाँ से देखो, बनारस कविता आदि है। इसमें जो बाघ लंबी कविता है और बनारस, ये दोनों ही इनकी बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं और इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। हमने पहले प्रश्न देखा भी है कि बाघ लंबी कविता किसकी है, तो ये है केदारनाथ सिंह जी की। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण, विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प हैं दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय, या इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प ए सही है, कुंवर नारायण। आत्मजयी नामक काव्य कृति के रचयिता नई कविता के प्रमुख कवि कुंवर नारायण है। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित आत्मजयी मूलतः
आधुनिक चेतना का काव्य है। कुंवर नारायण की अन्य प्रमुख काव्य कृतियां हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। दुष्यंत कुमार की रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साए में धूप आदि। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि रघुवीर सहाय की काव्य कृतियां हैं। ये सभी जो कृतियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक कृति से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि सीढ़ियों पर धूप में कृति किसकी है, तो रघुवीर सहाय जी की। इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है, तो इसे तो अभी आपको समझाया जा चुका है और पिछली बहुत सी क्लास में समझाया जा चुका है, तो आप तुरंत पहचान गए होंगे। केदारनाथ सिंह जो है ये नकेनवादी रचनाकार नहीं है। नकेनवादी रचनाकार जो है वो न से नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और न से नरेश, ये तीनों ही कवि जो हैं ये बिहार के हैं। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह प्रयोगवाद के तीसरा सप्तक के कवि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते या नई कविता? तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, तार सप्तक। तार सप्तक से ही शुरुआत मानी जाती है प्रयोगवाद की, जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और जिसकी भूमिका में अज्ञे ने लिखा है कि प्रयोगवादी कवि राहों के अन्वेषी हैं, अर्थात प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी उन्होंने तार सप्तक की भूमिका में ही कहा है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? काठ की घंटियां, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध या लिपटा रजाई में? तो अभी हम लोग देख रहे थे कि आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय जी की कृति है, इसलिए ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की नहीं हो सकती। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियां हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा, अहम से मेरी बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा इत्यादि। रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था इत्यादि। इसके बाद अगला प्रश्न है कि साखी किसका संकलन है? शमशेर बहादुर सिंह जी का, हरिनारायण व्यास का, कीर्ति चौधरी का या विजय देव नारायण शाही का? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। साखी जो संकलन है ये विजय देव नारायण शाही जी का है। मछली घर व संवाद तुमसे, ये भी इनके काव्य संग्रह है। हरिनारायण व्यास के काव्य संग्रह है मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते। वहीं शमशेर बहादुर सिंह जी के हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने अपने पास, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं व सुकून की तलाश। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की, दुष्यंत कुमार की, धर्मवीर भारती की या नरेश मेहता जी की? तो विकल्प ए सही होगा, कुंवर नारायण जी की ये रचना है आत्मजयी, जिस पर हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि इसकी जो कथा है वो कठोपनिषद का जो नचिकेता प्रसंग है उससे ली गई है, उसको आधार बनाया गया है। आत्मजयी 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई कुंवर नारायण जी की रचना है और ये एक प्रबंध काव्य है। साए में धूप 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई दुष्यंत कुमार जी की रचना है जो कि एक काव्य संग्रह है। कनुप्रिया 1959 में प्रकाशित हुई जो कि धर्मवीर भारती जी की है और ये काव्य है। संशय की एक रात नरेश मेहता जी का है जो कि एक प्रबंध काव्य है। इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा है, उनका जो युद्ध के पहले का जो संशय है उसे दिखाया गया है। आत्मजयी जो कि 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये कुंवर नारायण जी का एक प्रबंध काव्य है और यह कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। अगला जो प्रश्न है वो है कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? फिर ये पंक्तियां अंधेरे में कविता से ही आ गई हैं। आपसे बार बार कह रही हूं कि ये जो काव्य संग्रह है जिसे बहुत बार आपको दिखाया जा चुका है, गजानन माधव मुक्ति बोध जी का चांद का मुंह टेढ़ा है और ये 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए, क्योंकि इसमें जो संकलित एक कविता है उससे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। कविता के जो अंश हैं, कविता की जो पंक्तियां हैं, उससे भी बार बार हम देख रहे हैं कि प्रश्न आ रहे हैं।
खासकर अंधेरे में कविता, क्योंकि अंधेरे में कविता बहुत से पाठ्यक्रम में लगी हुई है। बहुत सारी हिंदी की परीक्षाएं हैं जिसमें अंधेरे में कविता आपको पाठ्यक्रम में मिल जाएगी। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, मुक्तिबोध। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये मुक्तिबोध की कविता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वा भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, रघुवीर सहाय जी की ये पंक्तियां हैं। अधिनायक कविता से ली गई हैं। ये पंक्तियां भी अभी एक प्रश्न में पूछी गई थी। अगला है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं नागार्जुन जी की। उनकी कविता है अकाल और उसके बाद, उससे ली गई हैं। अगली जो पंक्तियां हैं वे हैं अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कवि हूं पाया है प्रकाश। ये निराला जी की जो कविता है सरोज स्मृति, जो कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। ऐसा शोक गीत हिंदी में क्या संपूर्ण साहित्य में आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने जिस तरह से अपनी पुत्री सरोज का जो वर्णन किया है अद्भुत है। वहीं से ये पंक्तियां ली गई हैं, अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कवि हूं पाया है प्रकाश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य संग्रहों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित करना है। तो भग्नदूत, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा है और साखी, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। भग्नदूत 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, मंजीर 1941 में, चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में, और साखी जो कि विजयदेव नारायण शाही जी का है यह प्रकाशित हुआ 1983 ईस्वी में। भग्नदूत अज्ञे का काव्य है, मंजीर गिरजा कुमार माथुर जी का है, चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध, और साखी विजयदेव नारायण शाही जी की कृति है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।